नमस्कार। अब हम चर्चा करेंगे शोध के जो सोपान हैं, मतलब रिसर्च के जो स्टेप्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो पहले हम मूलभूत देखेंगे कि अगर इस सबको एक जैसा रखते हैं, सामान्यकृत करते हैं, तो मुख्य मुख्य स्टेप क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रिसर्च करने के लिए सबसे पहले हमको एक ऐसी परिस्थिति चाहिए होती है जो समस्यात्मक हो। मतलब मैं ऊपर कुछ समस्या पड़ेगी तभी तो हम रिसर्च करते हैं। तो वो परिस्थिति, समस्यात्मक परिस्थिति का हम अवलोकन करते हैं और विश्लेषण करते हैं और समस्या का चयन करते हैं। समस्या चयन करने के बाद हम उस समस्या की विवेचना करते हैं। उस विवेचना के उपरांत हम एक संभावित उत्तर खोजते हैं जिसको परिकल्पना का नाम दिया जाता है। संभावित उत्तर मीन्स जो उसका टेंटेटिव सोल्यूशन। आप उस प्रॉब्लम को किन किन विधियों से हल कर सकते हैं, या क्या उसका आपको प्रभाव को कम करने का या उसको संवर्धित करने के जो और सारे आपके मार्ग हैं उसको करने का, तो वो हमारा परिकल्पना होता है। और उसके बाद जब हम परिकल्पना निर्माण करते हैं तो हम एक पॉपुलेशन, एक जनसंख्या जिस पर हमें अध्ययन करना होता है, उस जनसंख्या से सैंपल आप लेते हैं, कुछ लोगों का 30-50 जो भी है आपकी क्षमता है, और उस सैंपल पे आप एक्सपेरिमेंट करते हैं। मीन्स जो मुख्य काम है कि हम टूल्स कुछ होंगे हमारे, जिस चीज़ का अध्ययन करना है, उपकरण है, इन सब का निर्माण करने के उपरांत हम प्रदत्त का संकलन, डाटा कलेक्शन करते हैं। और डाटा कलेक्शन के बाद जो है हमारे जो आंकड़े मिलते हैं, हम उन आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं और विश्लेषणोपरांत हम परिकल्पना की जांच करते हैं कि क्या परिकल्पना जो हमने बनाई वो कारगर है या नहीं, संभावित उत्तर कौन से ज़्यादा प्रभावी है, तो ये हम देखते हैं। और उसके बाद जो हमारा निष्कर्ष निकलता है उसको हम सामान्यकृत करते हैं। तो ये अगर मोटा मोटा देखेंगे तो ये हमारे रिसर्च का एक सिस्टम है जो कहीं ना कहीं से शुरू होता है जब हमारी समस्या मिलती है, और लास्ट में हम उसका आंसर या उसका सलूशन ढूंढ लेते हैं और उसको और लोगों के लिए भी यूज़फुल करा देते हैं। शोध की यही विशेषता है, हम सिर्फ ना अपने लिए, हम जो समस्या को सबके लिए सॉल्यूबल बना देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 हमने प्रविधि पढ़ी है, ऐतिहासिक और वर्णनात्मक और प्रयोगात्मक। तो मुख्य रूप से जो मैंने स्टेप बताए, तो हम एक साथ अगर देखेंगे तो वर्णनात्मक शोध की बात करें तो हम क्या करें, इसके स्टेप की बात करेंगे तो समस्या की जो परिस्थिति है वो हम अवलोकित करते हैं, उसकी विवेचना करते हैं, जिससे हम समस्या का निर्धारण करते हैं। समस्या के निर्धारण उपरांत हम क्या करते हैं, उसकी तर्काधार विवेचना करते हैं कि ये समस्या है, इसका क्या 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 कर सकते हैं, किस प्रकार की समस्या है, किन क्षेत्रों में ज़्यादा ये प्रभावी है, कहाँ पे हमें इसको अध्ययन करने की आवश्यकता है, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। इसके बाद हम एक टेंटेटिव सॉल्यूशन निकालते हैं जो कि परिकल्पना होती है। ये परिकल्पना या तो दिशात्मक होगी या अदिशात्मक, मीन्स डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। डायरेक्शनल में हम 2 प्रकार के लेते हैं, धनात्मक परिकल्पना, ऋणात्मक परिकल्पना। मीन्स अगर किसी चीज़ को बढ़ाने पे सामने वाला बढ़े या घटाने पे घटे तो वो धनात्मक के रूप में रख सकते हैं। अगर किसी को बढ़ाने पे घटे, मीन्स अपोजिट रिएक्शन हो, तो वो हमारी ऋणात्मक होगी। और शून्य परिकल्पना मतलब एक का प्रभाव दूसरे पे ना पड़े। मीन्स अगर हम कुछ भी कर दें, इसमें कोई भी संबंध हमको ना दिखे, तो वो हमारी नल हाइपोथेसिस होती है। तो यहाँ तक हमने जब परिकल्पना का निर्माण कर लिया, तो अब हम देखते हैं कि ठीक है, हमारे पास सोल्यूशन है प्रॉब्लम का, लेकिन हम चेक कैसे करेंगे कि हमको ये सोल्यूशन जो मिला है वो सही है कि नहीं। तो अब हमारी बात आती है यहाँ पर जब सोल्यूशन की, तो सोल्यूशन निकालेंगे कहाँ से। पहले किसी समूह को हम प्रॉब्लम में डालेंगे। मीन्स यही तो होता है कि एक कृत्रिम वातावरण हम निर्मित करते हैं, और एक तरह से मतलब वो जो प्रॉब्लम है उसको अगर इन पूरी जनसंख्या पे नहीं, एक सैंपल लेते हैं कुछ लोगों का, उस सैंपल पे हम देखते हैं, प्रतिदर्श का चयन करते हैं और उस पर देखते हैं
कि कैसे समस्या में कारगर ये विधियां होंगी या सोल्यूशन ये निकलेगा। तो परिदृश्य का चयन करते हैं और उस पर जो उपकरण का निर्माण हम करते हैं, टूल्स बनाते हैं, और उसका क्या करते हैं, हम प्रविधि कौन सी यूज़ करें उसको करके हम पूरा जो एक्सपेरिमेंट है करके हम डाटा कलेक्शन कर लेते हैं। मतलब हम रिजल्ट उसे आंकड़ों के रूप में ले लेते हैं। अब वो रॉ डाटा होता है, हम उसको सारणीकृत करते हैं, विश्लेषित करते हैं, और सिस्टमेटिक रूप से हम किसी सांख्यिकी प्रविधि जैसे टी टेस्ट हो गया, एफ टेस्ट हो गया, आपका काई स्क्वायर हो गया, जैसी ज़रूरत है, जैसा समूह है, उस प्रकार से हम करते हैं और उसका रिजल्ट निकालते हैं। जब प्रदत्त का हम विश्लेषण करते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमने परिकल्पना बनाई है वो कारगर है या नहीं, वो सही है या नहीं है, हम उसको एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। तो यहाँ तक हमारा प्रोसेस रिसर्च का एक तरह से लगभग समाप्त होने वाला होता है। उसके बाद जो हम निष्कर्ष निकालते हैं और उस निष्कर्ष को सामान्यकृत, मतलब और भी लोगों के ऊपर, पूरी जनसंख्या के ऊपर, पॉपुलेशन के ऊपर हम उसको सामान्यकृत कर देते हैं, जनरलाइज कर देते हैं। तो ये मुख्य स्टेप होते हैं। अब हमको ध्यान रखना है कि ये हमने डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में देखा या वर्णनात्मक शोध में देखा, क्या ये ऐतिहासिक और प्रयोगात्मक के लिए सेम टू सेम होता है? तो कुछ स्टेप इसके सिमिलर होते हैं, लेकिन जो आपके अलग पॉइंट से मैं उसकी चर्चा यहाँ पे करूँ। ऐतिहासिक में भी समस्या की परिस्थिति होती है, समस्या का निर्धारण होता है, तर्काधार विवेचना होती है, परिकल्पना का निर्माण होता है, प्रतिदर्श चयन, ये सब चीज़, मतलब आपको परिकल्पना का निर्माण तक ठीक है, या तर्काधार विवेचना, समस्या तो कुछ है जो भी हमारी प्रॉब्लम है जिस पर रिसर्च करें। ये जो परिकल्पना का निर्माण, प्रतिदर्श चयन, प्रदत्त संकलन, प्रविधि, उपकरण निर्माण, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे हम इसकी जगह पे हम यहाँ पे वो जो ज्ञान है उसके स्रोत को लेते हैं। मीन्स जो हिस्टोरिकल आपका एनवायरनमेंट है उसके स्रोत से हम ज्ञानार्जन करते हैं। वो स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक और दूसरा द्वितीय। प्राथमिक स्रोत वो स्रोत होते हैं जो हमको डायरेक्ट किसी प्रत्यक्षदर्शी से मिले हों, तत्कालिक जो मतलब आपकी न्यायालय से संबंधित कुछ सभाओं में सबके सामने जो किया गया हो, या जिसको स्टैम्प पेपर पे लिखा गया हो, या जिसको आप कहें मतलब जो स्तंभ हैं, ताम्रपत्र हैं, पांडुलिपि हैं, जो उस समय की जो चीज़ें हैं वो आपकी प्राइमरी स्रोत में आएंगी, और उसके अतिरिक्त जितने भी आपके स्रोत हैं वो द्वितीय स्रोत में आएंगे, जो प्रत्यक्षदर्शी नहीं है, उन पे आश्रित होकर किसी से सुनकर जो अन्य पुस्तकें लिखी गई हों, अन्य स्रोत उसके बारे में आपको मिले, तो वो आपके द्वितीय स्रोत होते हैं। क्योंकि ये गुणात्मक शोध होता है तो इसमें हमको डाटा कलेक्शन, सैम्पलिंग, ये सब नहीं करनी होती। हमको समझ जो वही रिसर्च प्रॉब्लम होती है वो करने के बाद हमको उसके सलूशन उसके स्रोतों से निकालने पड़ते हैं। तो वो स्रोत कोई भी हो सकते हैं, जो प्राइमरी और सेकेंडरी, मतलब प्राथमिक और द्वितीयक। लेकिन ध्यान रखना है ज़्यादातर स्रोत हमारे प्राथमिक होंगे तो हमारा जो रिसर्च होगा वो ज़्यादा विश्वसनीय और वैध माना जाता है। इसके बाद इसमें एक और चीज़ आएगी लास्ट में, जब हम इसके जो रिजल्ट निकालते हैं, रिजल्ट में हम इसकी आलोचना करते हैं। आलोचना भी मतलब आपकी दो प्रकार की होती है, एक होती है बाह्य आलोचना और दूसरा आंतरिक आलोचना। बाह्य आलोचना में हम जैसे कि उस लेखक की प्रामाणिकता है, किसने लिखा, उनके हस्ताक्षर है कि नहीं, वो मतलब सत्य है कि नहीं, प्रामाणिक है कि नहीं। ऊपर से जैसे आप किसी इंसान को देखे और ऊपर से कहें कि नहीं ये देखने में सज्जन है, देखने में ऐसा है, मतलब मीन्स उसकी जो रिलायबिलिटी है, उसकी वैलिडिटी है, हम ऊपर से देखते हैं कि मतलब ठीक है बाह्य रूप से कि वो कैसा है, जो है आपके मिले हुए साक्ष्य वो किस प्रकार के हैं, कहीं इसमें मतलब कुछ अधूरे ज्ञान तो नहीं है, पूरा संपूर्ण है कि नहीं, ये सारी चीज़। आंतरिक आलोचना के बाद बाह्य आलोचना के बाद हम उसकी आंतरिक आलोचना करते हैं। मीन्स जैसे वो ऐसा तो नहीं कि कोई चाटुकारिता में उसने ये कहा हो, उसका कुछ उससे लाभ रहा हो, उसकी उससे कुछ द्वेष रहा हो लेखक का, या ये
कह सकते हैं कि इंटरनल कोई प्रॉब्लम ना हो, मतलब कुछ पूर्वाग्रह रहा हो, ऐसी चीज़ों को जब हम आलोचना के रूप में करते हैं तो ये हमारी इंटरनल जो हमारे होती है, मतलब आंतरिक आलोचना होती है। तो ये आपकी ऐतिहासिक विधि का स्टेप हो गया, जिसमें दो चीज़ आपने देखी, सब कुछ वही है यहाँ तक, लेकिन फिर उसके बाद इसमें प्राथमिक द्वितीयक शोध आ जाते हैं और बाह्य और आंतरिक आलोचना आ जाती है। अब हम प्रयोगात्मक शोध की बात करें, अगर चरण की बात करें, तो प्रयोगात्मक शोध में भी समस्या की परिस्थिति, समस्या निर्धारण, तर्कधा विवेचन, परिकल्पना निर्माण होता है और प्रतिदर्श चयन होता है। लेकिन हम प्रदत्त संकलन जब करते हैं तो हम, क्योंकि इसमें जो है एकदम कंट्रोल्ड वे में रिसर्च करना होता है और लगभग ये मौलिक रिसर्च की ओर जाने माना जा सकता है, तो इसमें हम दो समूह बनाते हैं। एक तो होता है आपका प्रयोगात्मक समूह और दूसरा नियंत्रित समूह। ऐसा समूह जिस पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसके चरों में हेर फेर कर रहे हैं, वो हमारा प्रयोगात्मक समूह है। उसमें हम उपचार देते हैं, मतलब अगर इस विधि से हम पढ़ाएंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव। दूसरा जो है नियंत्रित, जिसमें कोई उपचार नहीं, जिसका तस जैसा चल रहा है वैसा ही, उपचार रहित जो आपका ग्रुप होता है, इनसे इस पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। फिर इनका हम आगे क्या करते हैं, विश्लेषण में कंपैरिजन करते हैं। जो इनका डाटा मिला आपका प्रयोगात्मक समूह का और नियंत्रित समूह का डाटा जो मिला, हम उसका कंपैरिजन करते हैं, कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव है, कौन सा कम इफेक्टिव है। एक बाकी रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं, सामान्यीकृत करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन इसमें जो दो अलग पॉइंट है वो है आपकी आंतरिक वैधता और बाह्य वैधता। आंतरिक वैधता मतलब जो आपने चर, स्वतंत्र चर पर जो एक्सपेरिमेंट किया, उसके प्रभाव को से संबंधित जितनी वैधता पॉइंट बन गए, जैसे उसकी परिपक्वता, समकालिक इतिहास, उसमें पूर्व परीक्षण किस प्रकार से किया, मापन की विधि कौन सी की, रिग्रेशन तो नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है, अंतःक्रिया कैसी है, ये सारी चीज़ आपकी आंतरिक वैधता के अंतर्गत आती है। और इसके विपरीत जब बाह्य वैधता की बात करें, तो जो बाह्य वैधता वही चीज़ है, मतलब प्योर आपका जो रिजल्ट मिला है उसको कैसे हम अप्लाई करेंगे। अब रिजल्ट के अंदर देखेंगे, अगर खंगालेंगे तो वो हमारी आंतरिक वैधता, लेकिन जो रिजल्ट मिला है उसको अप्लाई करने की जो वैधता देखेंगे तो वो हमारी बाह्य वैधता होगी। इसमें रिजल्ट में जो फाइंड आउट हुआ उसकी कृत्रिमता तो नहीं है, उसमें सहभागिता कैसी है, कोई भेदभाव तो नहीं है, कोई पक्षपात तो नहीं है, कोई त्रुटि तो नहीं है, ये सारी चीज़ हमारी बाह्य वैधता के अंतर्गत आती है। तो इसमें जैसे आपने देखा कि आंतरिक और बाह्य आलोचना है, वैसे ही प्रयोगात्मक में आंतरिक और बाह्य वैधता आती है। ये दो अलग पॉइंट है। इसमें जो समूह का हम निर्धारण करते हैं, प्रयोगात्मक और नियंत्रित समूह, ये आपने देखा, इसमें आपका जो सेम स्टेप जैसा रिसर्च हम पढ़ते हैं वो हम वर्णात्मक में यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें जब हम सैम्पलिंग और ये सब को स्किप करते हैं तो यहाँ पे शोध होते हैं हमारे प्राथमिक और द्वितीय। तो ये मुख्य एक बाहरी ढांचा मैंने आपको बताया कि रिसर्च के क्या स्टेप होते हैं। जब हम इनको विधिवत ब्रॉडली पढ़ेंगे तो हमको इसके भीतर के अनेक बिंदु पता चलेंगे कि इसमें क्या क्या टेक्निकल पॉइंट्स आते हैं। जब हमारे सामने प्रश्न आता है तो हम कैसे डेविएट हो जाते हैं, कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ये चीज़ ऐसा है कि नहीं। जब हम उसको विधिवत विस्तृत रूप से उसका ज्ञानार्जन करते हैं तो हमको ज़्यादा हमारा बोधन जो स्तर है वो बढ़ता है और हम निर्णय लेने में सक्षम होते हैं कि ये चीज़ सही है कि नहीं। तो ये था आपका शोध का स्टेप या सोपान। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम शोध के आगे के बिंदुओं पर चर्चा करेंगे।